सभी को नमस्ते। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने भारत के परमाणु विद्युत गृह। मैंने अपनी पहली वीडियो में जैसे आप लोगों को परमाणु अनुसंधान संस्थान थे किसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में बताया था। आज हम करेंगे कि भारत में कौन कौन से परमाणु विद्युत गृह या परमाणु संयंत्र हैं जो बिजली उत्पादन का काम या फिर परमाणु उत्पादन का कार्य करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत के परमाणु विद्युत गृह। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। किसकी? परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए की गई थी। तो पेपर में आ जाए कि परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। तारापुर परमाणु विद्युत गृह, ये जो हमारा सबसे पहला जो परमाणु विद्युत गृह था, भारत का पहला विद्युत संयंत्र था, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और किसकी सहायता से हुई थी? अमेरिका की सहायता से। ये मैं आपको आगे सारा डिटेल में करवाऊंगी भी कौन से की स्थापना कब हुई थी, कौन कितनी क्षमता है। तो ये क्या है? ये भारत का क्या है? पहला विद्युत संयंत्र है। कौन सा? तारापुर। भारत का पहला विद्युत संयंत्र कौन सा है? तारापुर। आवश्यक ईंधनों की आपूर्ति इस विद्युत गृह के लिए अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। मतलब इस विद्युत संयंत्र में जितनी भी ईंधन लगेगा उसकी आपूर्ति अंतिम समय तक, जब तक ये विद्युत संयंत्र रहेगा, उसकी आपूर्ति कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही क्या की जाएगी? इसकी आपूर्ति की जाएगी। फिर आता है हमारा रावतबाटा। रावतबाटा ये है हमारा राजस्थान में, रूस की सहायता से। ये किसकी? अमेरिका की सहायता से। मतलब तारापुर किसकी सहायता से? अमेरिका की। और रावतबाटा रूस की सहायता से बाद में स्वदेशी तकनीक से पूरी की। इस परियोजना को स्टार्टिंग किससे किया गया था? रूस से। पर बाद में इस परियोजना को जो ये परियोजना चलाई थी स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी मतलब अपने देश की तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है? रावतबाटा परमाणु संयंत्र। आ जाए भी न्यूक्लियर पार्क या प्लांट बोल दे कि भी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो रावतबाटा परमाणु संयंत्र है। अगर विश्व में पूछे कि भी विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ खुला था, तो वो खुला था रूस में। रूस की सहायता से कहाँ खुला था? रावत से ही राजस्थान रूस तीनों में रह आ रहे हैं। तो ये सारे किससे रिलेटेड है? ये रावत, राजस्थान और रूस। रावतबाटा कहाँ है? राजस्थान में। और ये किसकी सहायता से शुरू किया गया था? रूस की। और दूसरा कौन सा है हमारा? यूएसए। दूसरा कौन सा हमारा? यूएसए। अब हम करेंगे भारत में परमाणु विद्युत गृह कि भी कौन कौन से परमाणु विद्युत गृह या परमाणु संयंत्र हैं। सबसे पहला आता है हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र। सबसे जो पहला हमारा परमाणु संयंत्र था वो था तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? महान लोग तारे की तरह जगमगाते हैं। मतलब महान लोग तारापुर से तारे की तरह क्या होते हैं? जगमगाते हैं। तो याद हो जाएगा कि भी महान लोग, माँ से महान और तारा से तारे। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी डेट पूछ लेते हैं भी। सबसे पहला जो परमाणु विद्युत संयंत्र था ये, इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में। क्षमता कितनी है? 320 मेगावाट। 320 मेगावाट का है ये। दूसरा आता है हमारा रावतबाटा परमाणु विद्युत गृह। ये है राजस्थान में। ये किसकी सहायता से खुला था? ये खुला था रूस की सहायता से। और ये किसकी सहायता से खुला था? अमेरिका की सहायता से। तो इन दोनों को याद रख लेना कि ये अमेरिका की सहायता से, ये रूस की सहायता से। इसका भी निर्माण 1972 में। कितनी मेगावाट थी इसकी? 440। मतलब दो विद्युत गृह खुले थे। ये 1972 में खुला था। तीसरा रावतबाटा में खुला था, वो 1999 में खुला था। उसकी क्षमता थी 220 मेगावाट।
फिर आता है काकरपारा परमाणु विद्युत गृह। ये कहाँ है हमारा? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है हमारा? गुजरात में। तो इसका निर्माण हुआ था 1993 में, उसका भी 1972 में, इसका भी 1972 में। ये काकरपारा का कब हुआ था? 1993 में। ट्रिक क्या है? क्या इसकी क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट है। 220 मेगावाट है। यहाँ 2 परमाणु संयंत्र लगे हुए, तो इनकी कुल टोटल कितनी है? 440 मेगावाट। कितनी है? 440 मेगावाट। ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? रात को पारा काकर पड़ता है, मतलब रात, गुजरात का रात, और काकरपाड़ा का काकर, काकर पाड़ा पड़ता है मतलब पारा। तो गुजरात में गुजरात में पारा क्या करता है? काकर पड़ता है। तो पारा गुजरात का रात, पारा काकर, तो याद हो जाएगा। भी काकरपारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? सूरत, गुजरात में। तो गुजरात में पारा क्या करता है? काकर पड़ता है। तो याद, हर मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए। फिर आता है हमारा नरोरा परमाणु विद्युत गृह। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है हमारा? उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में क्या है हमारा? नरोरा परमाणु विद्युत गृह। कई बार उत्तर प्रदेश ना दे के बुलंदशहर भी दे देता, तो इसलिए हमें दोनों याद रखने पड़ते हैं। तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह का हमारा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। निर्माण कब हुआ था? 1991 में। इसकी क्षमता कितनी है? 470 मेगावाट। कितनी है इसकी क्षमता? 470 मेगावाट। उत्तर प्रदेश के लोग न रोते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग न रोते हैं, रो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग न रो रहे हैं, नरोरे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग क्या हैं? नरोरे। तो ये क्या याद कर लोगे? उत्तर प्रदेश के लोग क्या हैं? नरोरे हैं। तो उत्तर प्रदेश नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा याद। केगा परमाणु विद्युत गृह। कैगा, 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 कैगा कर्नाटक। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। कैगा से पैगा, पैगा, पैगा लगा के क्या करते हैं? नाटक। तो जो कर्नाटक के लोग हैं, पैग लगा के क्या करते हैं? नाटक। तो पैगा से कैगा, कैगा से नाटक। तो पैग लगा के क्या करते हैं? वो नाटक। कैगा कर्नाटक, दोनों याद हो जाएंगे। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1999 में। कुंडलकुम परमाणु विद्युत गृह। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है हमारा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह का हमारा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का हमारा तमिलनाडु में। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कन्याकुमारी कान में कुंडल पहनती है। जो कुंवारी कन्या होती हैं, कन्याकुमारी मतलब कुंवारी कन्या, कन्याकुमारी कान में क्या पहनती है? कुंडल। कुंडलकुलम कुंडल पहनती है। तो कुंडलकुलम कहाँ जाएगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। निर्माण कब हुआ था इसका? 2013 में। कितनी क्षमता है इसकी? 2000 मेगावाट। कितनी क्षमता है इसकी? 2000 मेगावाट। फिर आता है हमारा मद्रास परमाणु विद्युत गृह। मद्रास परमाणु विद्युत गृह कहाँ? कलपकम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही हमारा क्या है? मद्रास। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1983 में। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या होगी? दास, मद्रास का दास। दास मालिक कहता है, दास तुम मिलोगे, तुम मिलोगे। मद्रास दास, मद्रास दास, तुम मिलोगे, तुम तमिल, तुम मिलोगे। तो दास कहता है कल पक्कम। कल पक्कम से क्या याद करोगे? कल पक्कम मिलूंगा, कल पक्कम। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है? तो कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो कलपक्कम। दास क्या कहेगा कि दास से मालिक पूछेगा तुम मिलोगे, तुम मिलोगे। तो दास कहता है कलपक्कम मिलूंगा। तो इसको याद करने की ट्रिक यही है, बेस्ट है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई मिस्टेक है या फिर मान लो आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि भाई इसमें ये सुधार किया जाए। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए।
फिर है हमारा गोरखपुर परमाणु संयंत्र। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? हमारा फतेहाबाद, हरियाणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरियाणा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि गोरखपुर से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है हमारा। ये कहाँ है हमारा? फतेहाबाद में। ये निर्माणाधीन है, अभी बनने लग रहा है। निर्माणाधीन का मतलब जो चीज़ बनने लग रही हो। इसकी क्षमता होगी 2800 मेगावाट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का ये परमाणु संयंत्र बनेगा। ये देखो, जो ये परमाणु संयंत्र बनते हैं ये हानिकारक तो होते ही हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस एरिए को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जब ये गोरखपुर परमाणु संयंत्र अपना काम करना स्टार्ट कर देगा तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी बिजली की प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कितने मेगावाट का 2800 700 के कितने लगेंगे 4, तो 700 के कितने लगेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 2800 मेगावाट का। ये हरियाणा के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? फतेहाबाद में। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, भारत का, हरियाणा का नहीं, भारत का भी सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? गोरखपुर। मैंने जितने भी पीछे पढ़ाए हैं कि कोई भी इतनी मेगावाट का नहीं है, जितनी मेगावाट का कहाँ है? गोरखपुर। स्वदेशी परमाणु संयंत्र जो स्वदेशी है तो वो है हमारा गोरखपुर। उद्घाटन किसने किया था? 13 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 13 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये थे भाई हमारे जो मेन परमाणु संयंत्र थे, सारे यही हैं। पेपर में इन्हीं में से ही आता। आज तक मैंने जितने भी पेपर देखे हैं, जहाँ से भी मैंने देखा है कि भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर और आगे हम करेंगे कि परमाणु विद्युत विभाग की अन्य इकाइयाँ जी की भी कौन कौन सी इकाइयाँ और है और वह कहाँ पे हैं? तो परमाणु पदार्थ निदेशालय ये कहाँ पे? हमारा हैदराबाद में। कहाँ पे है ये? हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाभिकीय ऊर्जा कहाँ बनती है? हमारी मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड ये कहाँ पे? हमारा जादूगोड़ा। यूरेनियम से यू क्या करते हो? जादू। तो यूरेनियम, यू से यूरेनियम, और तुम क्या करते हो? जादू घोड़ा। तो ये याद हो जाएंगे। छोटी से याद करने की ट्रिक आप मतलब ट्रिक की वे में अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और मतलब याद भी बहुत लंबे समय तक रहेगा। क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे याद किए थे, जब अभी भी मतलब मैं याद करती हूँ या किसी को करवाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मैं भी मतलब ट्रिक की वे में याद करती हूँ। वो जल्दी याद रहता है और बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। फिर आते हैं हमारे परमाणु परीक्षण। कौन कौन से परमाणु परीक्षण हुए हैं? तो अब तक हमारे 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था हमारा 18 मई 1974 को। कब? 1974 को, मतलब 1974 को। कहाँ हुआ था? पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में हुआ था। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर, राजस्थान में। भारत ने स्वदेशी अपना परमाणु विस्फोट किया था। पहला स्वदेशी अपना परमाणु विस्फोट कब किया था? 1974 में। यह बम 12 किलोटन क्षमता का था। कितने का? 12 किलो और टन, 12 किलो टन क्षमता का था। पर इसकी जब ये परीक्षण हुआ था उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री कौन होती थी? इंदिरा गांधी। 1974 में प्रधानमंत्री कौन होती थी? इंदिरा गांधी। इस परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था। जब यह परीक्षण किया गया था इसमें सिर्फ किसका उपयोग किया था? इन्होंने प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग किया था। फिर हमारा दूसरा परीक्षण हुआ था 24 वर्षों के बाद, मतलब 1974 में हुआ था, अब होगा 1998 में। 24 वर्षों के बाद 11 मई व 13 मई 1998 को हमारा क्या हुआ था? दूसरा परीक्षण हुआ था 24 वर्षों के बाद, जिसे शक्ति 98 नाम दिया। उसका नाम क्या दिया? शक्ति 98।
पर उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा पहला परीक्षण हुआ था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन होती थी? इंदिरा गांधी, क्योंकि उसी की सरकार थी। और जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनकी किसकी देखरेख में काम करते हैं? तो वो काम करते हैं प्रधानमंत्री की। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी। और जिस टाइम पे दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन होते थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन होते थे? अटल बिहारी वाजपेयी। शक्ति 98 का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को जाता है। किन को जाता है? 3 वैज्ञानिकों को जाता है। पहले कौन थे हमारे? आर चिदम्बरम। आर चिदम्बरम। दूसरे APJ अब्दुल कलाम, जो आगे जाके हमारे देश के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। एक ऐसे साइंटिस्ट, मिसाइल मैन थे ये, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। बहुत ही मतलब टैलेंटेड थे। और जो दूसरा परमाणु विस्फोट हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें महन भूमिका अदा किसने रोल किया था? तो ये 3 हमारे जो वैज्ञानिक थे। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोले तो वो है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। तीसरा था हमारा अनिल काकोदकर। कौन था हमारा? अनिल काकोदकर। पेपर में आते हैं ये कि विन शक्ति 98 का श्रेय किन 3 वैज्ञानिकों को जाता है? तो तीनों के नाम दे देंगे, ऑप्शन में ये सभी आ जाएगा, या फिर इनमें से एक का दे देंगे और उससे अलग पूछ लेंगे। इस प्रेक्षण में यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का प्रयोग किया गया। जो ये परीक्षण किया गया, इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का प्रयोग किया गया था। परंतु जो पहले वाला परीक्षण था उसमें सिर्फ किसका उपयोग किया गया था? प्लूटोनिक ईंधन का किया गया था। पर इसमें किस किस का उपयोग किया गया था? यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का भी प्रयोग किया गया था। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाला भारी जल से प्राप्त किया जाता है। तो वो किससे प्राप्त किया जाता? आ जाता है कि ट्रिटियम है ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग होने वाले किससे प्राप्त किया जाता है? तो भारी जल से प्राप्त किया जाता है। आता है पेपर में, मैंने खुद देखा और देख रखा है क्वेश्चन कि भी हाँ ये पेपर में आता है। फिर आता है हमारा कि भाई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद को। क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद को, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे बाद में, और ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे था। तभी तो 1998 के जो परीक्षण हुआ था उसमें इन्होंने मेन रोल अदा किया था। परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? अब आ जाता है कि भी ये पेपर मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो मिनिमम कोई भी कोई पेपर बचता होगा कि जिसमें ये नहीं आता हो। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एक जगह, और बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इन दोनों क्वेश्चनों में, तो वो गलत करते ही करते हैं। मैंने ये बहुत देखा है कि इन 2 क्वेश्चनों को बच्चे गलत करते ही करते हैं कि उनको मंदक के रूप में और ईंधन के रूप में समझ में ही नहीं आता। तो आज मैं बताऊंगी, देखो ईंधन के रूप में ईंधन क्या होता है कि भी हम जलाने के रूप में, हम किस चीज़ को जलाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत होगी। तो ईंधन क्या होता है? हमारा फ्यूल जैसे अपना कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये होते हैं। पर परमाणु ऊर्जा में हम क्या यूज करते हैं? यूरेनियम और थोरियम। क्या यूज करते हैं? यूरेनियम और थोरियम। जैसे यूरेनियम 235 आप लोगों ने सुना होगा, यूरेनियम 238, इस तरह के जो ये होते हैं। यूरेनियम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। मंदक के रूप में किया जाता है D2O भारी जल, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। व ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किसका किया जाता है? ग्रेफाइट की छड़ और भारी जल का। देखो ईंधन से तो आप याद करोगे यूरेनियम थोरियम, ईंधन यूरेनियम थोरियम, और मंदक से क्या याद करोगे? भारी जल और ग्रेफाइट की छड़। तो ये 2 क्वेश्चन इन दोनों में से 100% कहती हूँ मैं कि हर एक पेपर में क्वेश्चन मिल ही जाता है। फिर ये जो अपना ये जो हमें मंदक का यूज करते हैं D2O का, इसका क्योंकि जब परमाणु अगर कंट्रोल में नहीं हो तो भाई परमाणु बना रहे हैं, परमाणु संयंत्र से बिजली बना रहे हैं या कुछ जैसे हम विस्फोट बना रहे हैं, तो जब कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो इसके लिए मंदक के रूप में किसका यूज करते हैं? भारी जल और ग्रेफाइट की छिड़का।
इसे परमाणु जो घटना हुई थी, येरोनोबिल घटना जो कहाँ हुई थी, यूक्रेन में कब हुई थी, 1986 में। आजकल यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, किसकी वजह से, रूस और यूक्रेन का क्या हो रखा है, युद्ध हो रखा है। फिर एक हमारी घटना हुई थी फुकुशिमा घटना, कहाँ हुई थी, जापान में। कब हुई थी, 2011 में। इन दोनों घटना में मतलब इतनी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ था। परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर कब गम गम गिराया। देखो जब ये चीज़ अच्छी भी होती है तो ये कहीं कहीं बुरी भी होती है। तो जो परमाणु बम है, अमेरिका ने जापान पर गिराए थे 2 बार। पहले बार गिराया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। कब, 6 अगस्त। ये क्वेश्चन भी आप देख लो, हर एक पेपर में पा जाएगा, किसी न किसी पेपर में पक्का मिलेगा इनमें से क्वेश्चन, कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी पर किसने बम गिराया था या कब गिराया था, और जो बम गिराया था उसका क्या नाम था। तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था अमेरिका ने जापान पर। उसका नाम था लिटिल मैन। लिटिल मैन मतलब पहले जो डाला था उन्होंने लिटिल डाला था, मतलब छोटा छोटा बम डाला था। वैसे तो मतलब ट्रिक के लिए बता रही हूँ कि लिटिल मैन, बाकी ये बहुत ही भयंकर था। दूसरा था हमारा नागासाकी। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, उसका नाम था फैट बॉय। देखो पहले लिटिल लिटिल से काम नहीं चला तो उन्होंने क्या बना दिया, फैट। फैट पहले बोला कि भाई लिटिल मैन छोटा सा आदमी बम गिराएगा, फिर बोले कि नहीं नहीं लिटिल मैन से काम नहीं चलेगा, हम तो फैट बॉय बॉय बनाएंगे, क्योंकि बॉय ज़्यादा हानिकारक होता है, और लिटिल से फैट फैट बॉय ज़्यादा हानिकारक ज़्यादा मतलब नुकसान करेगा। तो ये याद कर लेना। परमाणु ऊर्जा विभाग के ऊपर काम करता है कौन, परमाणु ऊर्जा विभाग के ऊपर कौन काम करता है, NPCIL। NPCIL की फुल फॉर्म क्या होगी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मतलब आ जाती है पेपर में फुल फॉर्म की, NPCIL की फुल फॉर्म क्या होगी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1987 में। तो भाई आज ये अपना भारत में परमाणु से अंतर, ईंधन, जो भी कुछ था मतलब सारा का सारा मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कंटेंट को ज़्यादा पढ़ो और समझो कि भाई हाँ मैंने मतलब अपनी तरफ से 100% अपनी एफ़र्ट लगाए कि भी आपको थोड़े समय में और ज़्यादा से ज़्यादा इतना पढ़ाऊँ कि भाई आप लोगों को किसी कोचिंग की या फिर किसी को ऑफलाइन कोचिंग की या ऑनलाइन कोचिंग की या कोई भी आपको टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने इसमें करवा दिया, इससे अलग मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा आपको कि भाई ये नहीं हुआ है, और आपको कोई अलग क्वेश्चन, कोई कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रही है तो उन बच्चों को शेयर करो जो मतलब कोर्स नहीं ले सकते, या फिर भाई उनको अच्छा कंटेंट चाहिए, या जिनको जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं उन बच्चों को शेयर करो। और भाई आप इसके मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसके लिए आप अपना बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।